हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं ज्योग्राफी की 12वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत की प्रमुख फसलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है फसल और भारत में किस तरह की फसलें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के 60% जो जनसंख्या है वो कृषि से संबंधित है, मतलब कि वो लोग खेती करते हैं और कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं। भारत की मिट्टी और जलवायु कृषि कार्यों के लिए बहुत ही अनुकूल है, मतलब भारत की जो मिट्टी और जलवायु है वो यहाँ की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, मतलब कि आसानी से यहाँ पे खेती की जा सकेगी। पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों से साथ हमारी देश की जो कृषि देश है, ये हमारे देश की कुल जीडीपी का लगभग 15.87% योगदान करती है। हमारे देश से जुड़े जो लोग पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर वानिकी पेड़-पौधे से संबंधित कार्य करते हैं, वो साथ ही कृषि हमारे देश की कुल जीडीपी का 15.87% का योगदान देती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कृषि जो है वो हमारी कुल जीडीपी में लगभग 15.87% का जो योगदान है वो करती है। भारत दुनिया में कई फसलों का शीर्ष उत्पादक देश है और यहीं से जो दोस्तों है क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एसएससी अपने एग्जाम में फसल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा करती है। इसमें कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादक हैं। तो भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा क्या जो है वो खेती होती है किस चीज़ की? तो जूट की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश में जूट की खेती होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि खरीफ की इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो भोजन और चारे दोनों के रूप में यूज होता है? तो मक्का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल में से एक होती है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है भारत की कृषि की दी गई मुख्य विशेषताओं में से आदिम जीविकाएँ कृषि की विशेषता क्या है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, भारत की कृषि की दी गई मुख्य विशेषताओं में से आदिम जीविकाएँ कृषि की विशेषता क्या है? तो ये होती है कर्तन और दहन, कृतन और दहन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को कृतन दहन खेती भी कहते हैं। ऐसे करने के लिए सबसे पहले जमीन में किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है तथा बची हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को कृतन और दहन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कृतन दहन ऐसी प्रक्रिया होती है जो वनस्पति को काट दिया जाता है, फिर उस काटे वाले हिस्से को जला दिया जाता है और फिर वहाँ पे वापस खेती की जाती है और बची जो राख होती है वो मिट्टी में मिला दिया जाता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादकों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अमूल से डैश दूध और दूध के उत्पादकों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो कौन है ये? गुजरात। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अमूल ब्रांड जो है वो गुजरात से है। तो आप इस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आता है निम्नलिखित में से कौन-सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? मतलब इसमें से ऐसी कौन-सी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तिल। तो तिल जो हो जाएगा वो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तिल मतलब आपने तिल के लड्डू खाए होंगे, तो वही जो तिल होता है वो हमारे यहाँ उत्तर भारत में मतलब खरीफ की फसल के रूप में जाना जाता है और साउथ इंडिया में जो है वो रबी की फसल के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल जो है इस नाम से जानी जाती है। तिल जिसे हम लोग सेसम इंडिकम के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग आम भाषा में सेसमी सीड के नाम से भी जानते हैं। यह एक पुष्पीय पौधा है जो व्यापक रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तिल जो है वो उत्तर भारत में जो है खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में जाना जाता है। इसी तरह हमारा अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है निम्नलिखित में से कौन-सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो ये किस प्रकार का है किस्म जो कि यमन से भारत आया था? तो ये किस प्रकार के कॉफ़ी की प्रसिद्ध किस्म थी? तो ये थी अरेबिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरेबिका कॉफ़ी या फिर अरेबियन कॉफ़ी रुवेसिया फैमिली की एक प्रजाति है। इसे कॉफ़ी की पहली प्रजाति के रूप में जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रारंभ में यमन से भारत आए जो है लाई गई कॉफ़ी एक प्रसिद्ध किस्म क्या है? अरेबिका किस्म की ये कॉफ़ी थी जो यमन से भारत आई थी पहली बार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? तो ये है कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटका जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है भारत में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, वही असम चाय का उत्पादन में प्रथम होता है। जैसे कि दोनों क्वेश्चन आप याद रख लीजिए कि जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो आप कर्नाटक टिक करेंगे, और जब आपसे चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पूछे तो आप असम पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा है कि ये नहीं है, कौन सा इसमें कारक है जो कि उर्वरता हानि के लिए नहीं माना जाता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। तो विनिमय क्षमता जो है वो उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है? जल भराव हो सकता है, मृदा क्षारीकरण हो सकता है, और मृदा लवणता हो सकती है। मतलब कि जल भर जाए मिट्टी में, या फिर मिट्टी अलग अलग होके टूट के बिखर जाए, या फिर मृदा में बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा अधिक हो जाए, तो इस तरह से उसकी उर्वरता कम हो जाती है। लेकिन जब उच्च मृदा धनायन की बात होगी तो ये ऐसा कोई भी कारक नहीं है, इसकी वजह से मिट्टी बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है वो उर्वरता का कारण इसमें नहीं आता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है वो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में जानी जाती है? जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक जो तिल की फसल है वो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में जानी जाती है। उसी तरह अगला जो फसल है वो जौ फसल है। तो जौ जो फसल है वो उत्तर भारत में खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है, और इसी तरह दक्षिण भारत में यही फसल रबी के तौर पे ये जानी जाती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि तिल और जौ ये दो ऐसी फसल हैं जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में जानी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जो दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी चावल। तो चावल एक ऐसा फसल है वहाँ साउथ इंडिया में जो कि पूरे साल उगाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों में मुख्य भोजन है। विश्व के मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है, और दक्षिण भारत की भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ने वाले तीन तरफ के महासागर खाड़ी से घिरे होने के कारण यहाँ चावल उत्पादन के लिए जो है वर्षा अनुकूल वातावरण बना रहता है। इसीलिए दक्षिण भारत में पूरे साल चावल उगाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी है? मतलब कि सूरजमुखी की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में। तो आपका राइट आंसर कर्नाटका हो जाएगा कि सूरजमुखी की खेती कर्नाटक में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि नीचे आप दिख पा रहे हैं कि 3.04 लाख टन जो है वो उत्पादन के साथ कर्नाटक भारत का प्रमुख व सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादन देश है। तो वहाँ कितना सूरजमुखी की खेती हो सकती है? तो 3.5 लाख के लगभग या 3 लाख के लगभग वहाँ पे खेती हमें देखने को मिलती है सूरजमुखी की। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, जो कि है भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला जो राज्य है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब हो जाएगा आपका राइट आंसर। पंजाब ऐसा राज्य है जो आधुनिक खेती तरीके आजमाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966 से 67 के मध्य हुआ था। इस हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। परंतु भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ये माना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि हरित क्रांति जो है वो कब स्टार्ट हुई? 1966 से 1967 के बीच में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, आप इसे भारत में ना समझकर वर्ल्ड में समझ लीजिए। वर्ल्ड में, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर आपसे भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, अगर आपसे विश्व में पूछे तो वो होंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो आप इसमें क्वेश्चन में भारत का यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको सिंपली समझेंगे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि भारत में अगर आपसे पूछे तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ये माना जाता है अगर आपसे भारत का पूछे। और नॉर्मल पूछे कि विश्व में, तो नॉर्मल बोरलॉग होंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किसे देखा गया है? मतलब किस फसल में देखा गया? तो किस में देखा गया? गेहूं में देखा गया था। ये हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं वाले फसल में हमें देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है
स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी स्लैश एंड बर्न खेती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, स्लैश एंड बर्न खेती के नाम से जाना जाता है। जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इसे झूम कृषि या फिर स्लैश एंड बर्न खेती के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की एक स्थानांतरण कृषि है जिसे आदिम निर्वाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके उसमें वापस से बीज को बोआ जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्लैश एंड बर्न खेती कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, स्थानांतरित कृषि को किसी और अन्य नाम से जाना जाता है, वो अन्य नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो कि है खेती के किस और रूप से स्लैश एंड बर्न के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन-सी खेती होती है? ऑप्शन नंबर ए आदिम, पारंपरिक या फिर निर्वाह खेती। तो आदिम या फिर पारंपरिक निर्वाह खेती होती है जिसे स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में जाना जाता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए झूम खेती के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम खेती के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरह हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो ये जायद की फसलें होती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जायद की फसल जो है वो अप्रैल से जून के महीने में उगाई जाती है और खरीफ की और रबी की फसल के बीच में बोई जाती है। जो जायद की फसलें होती है वो मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि इस तरह की जायद की फसलें होती हैं। तो इनके जो बोने का टाइम है वो कब है कि अप्रैल से जून के महीनों में ही उगाई जाती है। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि जायद की फसल अप्रैल से जून के महीने में उगाई जाती है। और कौन सी फसल होती है? तो तरबूज हो गया, तो मतलब ऐसी फसल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तो इस टाइप की फसल जो है, वो गर्मी में हमें देखने को मिलती है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है चावल की उपज के लिए जो डैश की आवश्यकता होती है, तो चावल की उपज के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की ज़रूरत होती है हमें। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चावल को अगर उगाना है हमें, तो उसके लिए हमें कैसे मौसम की आवश्यकता होगी? जिसका तापमान उच्च हो, आर्द्रता भी उच्च हो और वर्षा की मात्रा भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तब चावल की फसल जो है वो हमें अच्छे से उग सकती है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है, मतलब कि चावल जो है वो भारत में ज़्यादातर लोग खाते हैं और इसका खेती करते हैं। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है जो हमारा भारत है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसमें उगाने के लिए 21 से 37 डिग्री तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो है तापमान की ज़्यादातर आवश्यकता होती है और वर्षा की भी आवश्यकता होती है, जो साउथ इंडिया में हमारे जो साउथ इंडिया वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ चावल जो है वो प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ की फसल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल कौन-सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी मूँगफली हो जाएगा। तो मूँगफली जो है वो हमारी एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सी फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता किसमें होगी? गन्ना को उगाने के लिए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? गन्ना के लिए उगाती है, मतलब कि गन्ना उगाने के लिए होती है। गन्ना एक उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के लिए उत्पादन के लिए जो है 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तक का तापमान और 75 से 150 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तब जो गन्ने की फसल है वो हमारी बहुत अच्छे से जो है उग सकती है। इसी तरह हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादन एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो विभाजन के दौरान जो है भारत का ऑप्शन नंबर डी जूट का उत्पादन है, तो वो एक पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जूट का अधिकतर उत्पादन पाकिस्तान वाले हिस्से में होता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि विभाजन के दौरान भारत का जूट उत्पादन एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो बागान फसल की श्रेणी में कौन-सा फसल आता है? कॉफ़ी आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो कॉफ़ी आता है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सी जायद ऋतु की फसल होती है? तो जायद ऋतु की फसल कौन-सी होगी?
तो ऑप्शन नंबर बी कद्दू हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो कद्दू जो है वो एक जायद ऋतु की फसल मानी जाती है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ खरीफ की फसल है, फिर उसके बाद है रबी की फसल और फिर है जायद की फसल। तो आइए तीनों फसल समझते हैं। इन तीनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न होता है। तो आइए एक-एक करके समझते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ की फसल हम स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसल में यह फसल जून-जुलाई में बोई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि खरीफ की फसल जो है वो जून-जुलाई के बीच में बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर के बीच में काट लिया जाता है। जैसे कि कौन-सी फसल होती है? कपास हो गया, मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार आदि ये जो है खरीफ की फसल है। तो आपने इसे क्या याद रखा कि खरीफ की फसल जो है वो जून-जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर के बीच में काट लिया जाता है। अब देखते हैं रबी की फसल, यह अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। जब खरीफ की फसल को काटा जाता है उसी वक़्त जो है रबी की फसल को बोया भी जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यह अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और फिर इसी के बाद मार्च-अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। तो मार्च-अप्रैल में इसे क्या है कि काट लिया जाता है और हम समझते हैं कि ये कौन-सी फसल होती है, तो ये आलू हो गया, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर आदि ये सभी जो है वो रबी की फसल में से एक होती हैं। अब इसी तरह आता है हमारा जायद की फसल। जायद की फसल जो है वो मार्च में बोई जाती है। तो जब रबी की फसल काटी जाएगी तब उसी के बीच में ये मार्च-अप्रैल में बो दी जाती है। कौन-सी? तो जायद की फसल। जायद की फसल बो दी जाती है और मई, जून जो जुलाई का महीना होता है उसमें काट लिया जाता है। तो जो जून-जुलाई के महीने में ये काट लिया जाता है। इसमें मतलब ज़्यादातर ऐसे फसल होते हैं जो जिसमें कि पानी होता है, जैसे कि करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, कद्दू आदि। तो ऐसे फसल जो हैं वो जायद की फसल कहलाते हैं, जिसमें हमें गर्मी में देखने को मिलता है और उसमें कुछ मात्रा में पानी जो है होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि खरीफ की फसल क्या होती है, क्योंकि जून-जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर-नवंबर में काटा जाता है। तो जून-जुलाई से आप याद रखेंगे कि जून-जुलाई में ये बोया जाता है, फिर अक्टूबर-नवंबर में काट लिया जाता है। फिर जब काट लिया जाता है तो रबी की फसल इसी अक्टूबर-नवंबर में बो दी जाती है। फिर मार्च-अप्रैल में इस रबी की फसल को काटा जाता है। फिर जब रबी की फसल को काटा जाएगा मार्च-अप्रैल में, उसी समय जायद की फसल को बो दिया जाएगा और फिर इसे काट लिया जाएगा जून-जुलाई के महीने में और फिर यही प्रक्रिया वापस से स्टार्ट हो जाती है और फिर जून-जुलाई के महीने में खरीफ की फसल बोई जाती है। तो इसी तरह से इनका पूरा साल जो है इसी पैटर्न पे चलता है। तो खरीफ की फसल से स्टार्टिंग होती है और जायद की फसल पे एंड होता है, फिर ये रीस्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है जो कि है निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन-सा भारत की फसलों का मौसम नहीं है? तो ऐसे कौन-सी फसल है जो कि भारत की फसलों का मौसम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बोरो। तो बोरो जो है भारत की फसलों के मौसम में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की फसलों में से कौन से मौसम में नहीं होता, तो बोरो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है अगला क्वेश्चन जो कि आता है रबी की फसल की अवधि क्या होती है? जो रबी की फसल होती है वो मैंने आपको अभी बताया कि रबी की फसल की अवधि क्या होती है? अक्टूबर से मार्च के बीच तक होती है। मतलब कि अक्टूबर-नवंबर में बो दिया जाता है और मार्च-अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। तो इस तरह से रबी की फसल की अवधि हो जाती है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रबी की फसल की अवधि क्या होती है कि अक्टूबर में इसे बोया जाता है और मार्च में इसे काट लिया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आता है उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। तो कब की जाती है कपास की खेती? तो ये किया जाता है खरीफ की फसल के दौरान इसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर भारत में राज्यों में कपास की खेती जो है वो खरीफ कृषि ऋतु के दौरान किया जाता है। जब मतलब कि खरीफ की फसल बोई जाती है, उसी समय कपास की भी फसल को जो है उगाया जाता है, मतलब बोया जाता है। अगला आता है जो कि क्वेश्चन आता है हमारा खरीफ कृषि ऋतु डैश तक होती है। जो खरीफ कृषि ऋतु होती है वो कब से कब तक होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया जून से सितंबर के बीच में खरीफ की फसल जो है वो उगाई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जून में बोया जाता है और सितंबर में इसे काट लिया जाता है। अगला है जायद कृषि ऋतु का मौसम कब आता है? तो जायद कृषि ऋतु का मौसम कब आता है? तो ये आता है अप्रैल से जून के बीच में। तो मार्च-अप्रैल में इसे बोया जाता है और जून-जुलाई में इसे काट लिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जायद कृषि ऋतु जो है कब से कब तक होती है? तो अप्रैल से जून के बीच में। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है। तो अप्रैल से जून के बीच में इसे भी बोया जाता है। तो जायद कृषि ऋतु कब से कब तक है? अप्रैल से जून के बीच तक ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा खरीफ कृषि ऋतु जो है कब से कब तक होती है? तो खरीफ कृषि ऋतु जून से लेके सितंबर तक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे कि खरीफ कृषि ऋतु जून से सितंबर के बीच में होती है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्योंकि इनमें से कौन-सा एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन-सी नहीं है? जौ और गेहूँ। तो जौ और गेहूँ जो हो जाएगा वो हमारा खरीफ की फसल में से नहीं आता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो भारत में पीली क्रांति जो जुड़ी है वो तिलहन से जुड़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में पीली क्रांति जो है वो तिलहन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत में पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। इस क्रांति के द्वारा भारत में खाद्य तेलों एवं तिलहन की फसलों के उत्पादन तथा
अनुसंधान को बढ़ाया गया। तिलहन फसलों में निम्नलिखित फसलों में शामिल हो जाता है, जैसे कि अरंडी की फसल, अलसी, सरसों, तुरैया, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी। तो इन सभी फसलों में जो है वो एक पीलापन देखने को मिलता है, इसलिए इसे पीली क्रांति के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है जूट को डैश फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो जूट को कौन से फाइबर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन फाइबर के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः जूट को गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश है। जूट एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह खरीफ की फसल है। भारत में विश्व में जूट का बृहत्तम उत्पादक है, मतलब कि भारत में जो जूट का उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये जूट जो है वो एक खरीफ फसल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। जूट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो जूट है वो भारत की खरीफ फसल जो है उसमें से एक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि आता है कि अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती और कटाई किस तरह से कहलाती है? तो ये विटीकल्चर कहलाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। इसी तरह हम नीचे भी देखते हैं कुछ और जो खेती से संबंधित वर्ड आते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट को पालन करना। फिर पीसीकल्चर आता है, पीसीकल्चर या फिर एक्वाकल्चर इसे कहते हैं, ये मछली पालन से संबंधित है। फिर हॉर्टिकल्चर संबंधित है बागवानी से। फिर सिल्वीकल्चर संबंधित है वन संवर्धन से, मतलब कि पेड़ों की देखभाल करना, उसे बचाना। तो इस तरह से सिल्वीकल्चर इससे संबंधित हो जाएगा। फिर जो फ्लोरीकल्चर है वो फूलों की खेती से संबंधित है। तो ये सभी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। पहले आपने देखा सेरीकल्चर जो है रेशम की कीट के लिए है, फिर है पीसीकल्चर मछली पालन के लिए, हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी के लिए, सिल्वीकल्चर हो गया वन संबंधी चीज़ों के लिए, और फ्लोरीकल्चर हो गया फूलों की खेती के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो करनाल बंट या फिर कर्नल बंट के रोगों से संबंधित है? तो कर्नल बंट के रोगों से संबंधित कौन सी फसल है? तो गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाल वंश से संबंधित रोगों से कौन सी फसल संबंधित है? तो गेहूं हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी बाजरे की एक किस्म है? तो बाजरे की कौन सी एक किस्म है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज 171 जो है वो एक बाजरे का किस्म है। इसका नाम इस तरह से रखा गया है, तो आप इसी को याद रखेंगे कि राज 171 एक बाजरे की किस्म है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है जायद की फसल जो है, जायद की फसल कौन-सी है? तो इसमें से आपको बचाना है कि जायद की फसल इनमें से कौन-सी होती है? तो ककड़ी जो हो जाएगी वो जायद की फसल में से एक है। ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, कद्दू। तो इस तरह से जायद की फसल, खरबूजा, तरबूज, तो ये सभी जायद की फसलों में से एक होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ककड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक जायद की फसल में से एक है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से पौधे का अफ़ीम उत्पादन करता है? पौधे में से कौन-सा अफ़ीम उत्पादन होता है? तो ऐसा कौन-सा पौधा है जिसमें कि अफ़ीम का उत्पादन हो सकता है? तो ये पौधे का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये एक तरह का पौधा है जिसमें कि जो है अफ़ीम बनाया जाता है इस पौधे से। तो आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कृषि के संबंध में बारानी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कृषि के संबंध में बारानी शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा प्रधान की खेती, मतलब कि जिसमें वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है उस खेती को हम बारानी के शब्द से इसे संबोधित कर सकते हैं। मतलब हम इसे बारानी के शब्द से जानते हैं, जिसमें वर्षा प्रधान कृषि होती है, वर्षा प्रधान कृषि होती है जिसमें कि कृषि की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक क्षेत्र सांकेतिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है? कि कौन-सा हो जाएगा? कुर्ग। तो कुर्ग जो है उसने अपने संतरे की खेती के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है ये लागू होता है, और इसी तरह से आपको जीआई टैग भी दिया जाता है। जैसे कि कर्नाटक का कुर्ग जो है वो संतरा और सिरसी सुपारी के लिए इसे जीआई टैग मिला है। फिर हिमाचल के लिए काला जीरा जो है, फिर छत्तीसगढ़ के लिए जीरा फूल का इसे जीआई टैग है, और उड़ीसा के लिए कंधमाल हल्दी के लिए इसे जीआई टैग मिला है। मतलब यहाँ की ये चीज़ें सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, तो इस तरह से इन्हें जीआई टैग दे दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कुर्ग जो है कर्नाटक का कुर्ग, वहाँ पे संतरों के लिए उसे जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन-सा है? तो कौन-सा उत्पादक राज्य हो जाएगा? केरल। तो केरल जो है वो भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो आपसे पूछा गया है कि जो भारत में खरीफ फसल की कटाई होती है वो किन महीनों में होती है?
तो ऑप्शन नंबर सी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इन महीनों के बीच में जो है वो खरीफ की फसल की कटाई होती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसी तरह अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान होती है। तो कपास की खेती जो है वो खरीफ फसल के दौरान होती है, क्योंकि कपास भी जो है वो खरीफ की फसल होती है, इसलिए इसे खरीफ का मौसम जब चल रहा होता है तभी इसकी खेती शुरू होती है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए पेड़ों की कतार के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं। जो पेड़ों की एक लंबी सी कतार होती है उनके बीच में फसलें उगाना किस प्रकार की खेती है, तो कृषि वानिकी है ये। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाना को क्या कहा जाता है, तो कृषि वानिकी कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है। जो शुष्क भूमि होती है, सूखी भूमि होती है, उसमें जो किस प्रकार की फसल उपयुक्त है जहाँ पे वो आसानी से उग जाए, तो ऐसी कौन सी फसल होती है, रागी। तो रागी ऐसी फसल होती है जहाँ पे इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और ये शुष्क भूमि जगहों पर ये आसानी से उग सकता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में राज्यों में बाजरे की खेती डैश कृषि के दौरान होती है। जो बाजरे की खेती होती है वो कब फसल के दौरान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी खरीफ की फसल के दौरान होती है। तो आप ये चीज को याद रखेंगे कि बाजरे की जो खेती है वो भी खरीफ कृषि के दौरान ही की जाती है। इसी तरह हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि कौन सा जो राज्य है वो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में से एक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी के रूप में ये लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब को ये कहा गया है कि भारत की रोटी की कटोरी। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि भारत की रोटी की कटोरी ये लोकप्रिय नाम किस राज्य को दिया गया है, तो पंजाब को दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ का मौसम जो है वो किसके साथ आता है। भारत में खरीफ का मौसम किसके साथ आता है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ ये आता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई के महीने में जो है वो बोया जाता है और फिर जो है अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसी समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि भारत में जो खरीफ की फसल है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से आता है और ये खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, और फिर इसे अक्टूबर नवंबर के बीच में काट लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखेंगे। फिर नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नीली क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है, तो हीरा लाल चौधरी के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इनका नाम क्या था, हीरा लाल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नीली क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो हीरा लाल चौधरी के रूप में इन्हें जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और इनके जनक कौन है, हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन है। तो हीरा लाल चौधरी मेन है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उनके साथी जो है वो अरुण कृष्णन है, उनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हीरालाल चौधरी को ये जाना जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है ऑप्शन नंबर डी कपास से। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि कुछ और क्रांति जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से हो गया, फिर ब्राउन क्रांति चमड़ा या फिर कोको उत्पादन से हो गया, पीली क्रांति हो गया तिलहन उत्पादन से, और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट से हो गया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है, ब्राउन क्रांति चमड़ा या फिर जो कोको बीज होते हैं जिससे कॉफ़ी बनती है उससे संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से, और गोल्डन फाइबर संबंधित है जूट उत्पादन से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है। तो दालचीनी मसाला जो है मूलतः कहाँ का है, ये है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका से। तो श्रीलंका से जो है वो दालचीनी मसाला यहाँ पे अधिकतर रूप में पाया जाता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है और ये गरम मसाला और औषधि के रूप में वहाँ के लोग इसे प्रयोग करते हैं। तो आप इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा जहाँ का दालचीनी मसाला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें हमने देखा कि जो भारत में कौन सी फसलें जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।